सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है व्याकरण के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग जो है लिंग में स्त्रीलिंग को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो आज हम उसी चर्चा को जारी रखेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान क्या होती है, ये हमने पढ़ लिया था। और साथ में हमने क्या किया था कि हमने ये भी जाना था कि कुछ शब्द किस प्रकार से सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। कुछ और बिंदुओं को यहाँ बताने की ज़रूरत है। क्या है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप लिंग परिवर्तन के समय बदल जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप लिंग परिवर्तन के समय बदल जाता है। ठीक है, मतलब क्या कि जैसे मैंने आप लोगों को आइन लगाना, फिर इन लगाना, ये सब जैसे बोला, तो यहाँ पर क्या होता है कि रूप जो है वो बदलता नहीं है। मतलब रूप तो बदलता है लेकिन मूल शब्द वही रहता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रत्यय जुड़कर ऐसे चेंज होता है। जैसे कि आप लोग एक साधारण सा उदाहरण ले लीजिए, लड़का लड़की। तो लड़की को बनाने में क्या लगा, केवल आकारांत को इकारांत बना दिया। ठीक है, ऐसा परिवर्तन हुआ। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पूरी तरह से बदल जाते हैं, मतलब जिनका रूप जो है पूरी तरह से बदल जाता है जब भी हम उसको स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। ठीक है, मतलब पुल्लिंग शब्द के साथ स्त्रीलिंग शब्द का ऐसा कोई मतलब जो है शाब्दिक मेल नहीं होता है। कैसे? जैसे आप अपने घर पर ही एग्जाम्पल ले लीजिए, माता पिता। माता शब्द के साथ पिता शब्द का शाब्दिक तरीके से कोई मेल नहीं होता है, ये शब्द पूरी तरह से बदल जाता है। इसी तरह से परिवार में एक और उदाहरण मिल जाता है, भाई बहन। भाई शब्द कहाँ, बहन शब्द कहाँ, दोनों शब्द की संरचना बिल्कुल ही अलग है, पृथक है एक दूसरे से, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट लिंग हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरह से और कैसे, भैया भाभी, दोनों की शाब्दिक संरचना पर ध्यान दीजिए। नर मादा, नर यानी पुरुष, मादा यानी स्त्री। अब नर मादा लगाकर कुछ शब्दों के आगे नर और मादा लगाकर उनके लिंग बदले जाते हैं, वो अलग है। लेकिन नर शब्द और मादा शब्द अपने आप में एक कंप्लीट शब्द है। तो इस पर भी आपको गौर करने की ज़रूरत है कि नर का उल्टा जो है, या नर का स्त्रीलिंग फॉर्म जो है वो मादा होता है, और दोनों शब्द की संरचना एकदम भिन्न है ना? इसके बाद देखिए, कवि कवयित्री। कवि कवयित्री, कहाँ कवि शब्द और कहाँ कवयित्री शब्द, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसी तरह से बहुत एक साधारण सा चीज़, आप लिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन कौन से लिंग पढ़े आपने? पुल्लिंग पढ़े और स्त्रीलिंग पढ़े। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं और स्त्रीलिंग जो है स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो मैंने कौन कौन से शब्द लिए अभी? पुरुष शब्द को लिया मैंने और स्त्री शब्द को लिया। ये क्या पुरुष और स्त्री एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हुए? हुए कि नहीं? ये भी तो अगर आप लिंग परिवर्तन करेंगे, आपको अगर पुरुष दे दिया जाए तो आप उसके उल्टे लिंग में क्या लिखेंगे? स्त्री लिखेंगे। तो स्त्री पुरुष, देखिए इन दोनों शब्दों की संरचना कितनी डिफरेंट है। आप लोग बोलेंगे मैडम हमने तो अभी तक इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया था कि हम लोग जिसको लेके इतनी चर्चा कर रहे हैं उन शब्दों की संरचना भी तो बिल्कुल अलग है कि नहीं? इसी तरह से सुबह बच्चों को क्या करना चाहिए? दूध पीना चाहिए। किसका दूध पीते हैं? गाय का दूध पीते हैं। गाय का पुल्लिंग क्या है? बैल। तो गाय बैल या बैल गाय, देखो दोनों का कंस्ट्रक्शन एकदम अलग है। मतलब व्हाट कंस्ट्रक्शन, व्हाट बिल्डिंग, बिल्कुल अलग है ना? इसी तरह से विद्वान विदुषी। विद्वान यानी जो मतलब वाइज पर्सन होता है, जो बहुत ज्ञानी होता है, उसी का स्त्रीलिंग रूप होता है विदुषी। तो विद्वान विदुषी। ठीक है, उसके बाद राजा रानी। बचपन से आप लोग राजा रानी की कहानी सुन रहे हैं, कभी आपको खटका नहीं होगा कि राजा शब्द से रानी शब्द कितना अलग सुनने में लगता है, लेकिन है तो दूसरे एक दूसरे के पूरक ही। ठीक है, तो राजा रानी। और एक शब्द है विधुर
विधवा। आप लोग विधवा शब्द से मतलब अवगत होंगे, आप लोगों ने सुना होगा। जिस स्त्री, खासतौर से जब आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा था तब तो आपने जान ही लिया होगा कि जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है उस स्त्री को विधवा कहते हैं। लेकिन जिस पुरुष के स्त्री का देहांत हो जाता है या जिस पुरुष की स्त्री की मौत हो जाती है उस पुरुष को विधुर कहा जाता है। तो विधुर और विधवा दोनों शब्द ही अलग है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्री पुरुष हमेशा समान रहते हैं। एक तो मैंने कहा जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे कि छिपकली, फिर आपको मैंने कहा क्या कहा था, छिपकली बोला था, उसके बाद बोला था कि मछली, ठीक है, फिर कोयल, ये है हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द। और पुल्लिंग में रहने वाले शब्द तोता, भालू, मगरमच्छ, मच्छर, खरगोश, इनका हम स्त्रीलिंग नहीं निकालते हैं, इनको हमेशा हम पुल्लिंग में की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग बोलते हैं मगरमच्छ का जो है मतलब मगरमच्छ के आंसू, फिर क्या बोलते हैं मगरमच्छ के दांत तो देखो, हाँ मगरमच्छ की नहीं बोलते हैं, मगरमच्छ का बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं मच्छर के लिए भी आप लोग देखिएगा हम लोग पुल्लिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पर मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, ये सब एट्सेट्रा एट्सेट्रा हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, वहीं तोता, भालू, मगरमच्छ, मच्छर ये हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो शब्द मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ये उभय लिंग होते हैं। उभय लिंग मतलब ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल में आते हैं। इनके लिए शब्दों की बदली नहीं की जाती है। कौन कौन से? जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री आदि। ये शब्द सदैव सदैव के लिए एक ही लिंग में व्यवहृत होते हैं, इनके लिंग का परिवर्तन नहीं किया जाता, ठीक है। तो आज हमने स्त्रीलिंग के सारे नियम पढ़े, कौन कौन से शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं वो जाना, हमेशा पुल्लिंग रहते हैं वो जाना, और साथ में कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए समान रूप से व्यवहृत होते हैं वो भी जाना। तो अगले दिन हम लोग व्याकरण में क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? अगले दिन हम व्याकरण में लिंग बदलने के नियमों को जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।